हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ते हैं हम लोग इस सीरीज में आगे और करते हैं इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 68। ये इस पूरे सीरीज का सेट नंबर 68 है और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये पार्ट नंबर 5 है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस सीरीज के अंदर जो भी वीडियोज आएंगे उनके ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है। आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये QR कोड है, इसे स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग हल्ला कर रहे हैं पीडीएफ, देखिए हीट चैप्टर तक तो मैंने सारे पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का अपलोड नहीं हुआ है तो चैप्टर खत्म होने दो, उसके बाद अपलोड होगा। इस वाले चैप्टर के अंदर 10 पार्ट्स आएंगे तो 10 पार्ट का पीडीएफ एक साथ कंबाइन करके अपलोड कर दिया जाएगा, जैसा कि हीट में किया गया था। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये पार्ट नंबर 5 है और इस सीरीज का सेट नंबर 68 है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपको एक टेबल, बोल ये रखा है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये रजिस्टर है। बोला है जब हम इनके सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं 0.8 वोल्ट, तब इससे करंट जो है फ्लो होता है 0.2 एम्पियर। इसका मतलब यही है, यहाँ पर ओम के नियम को ये जो रजिस्टर है ये पालन कर रहा है। फिर बोल रखा है यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर दें 1.6 वोल्ट कर दें, तब करंट यहाँ से जो फ्लो होता है वो है 0.4 एम्पियर। तो सीधा सा आप ये मतलब समझो, सवाल आपसे ये कहना चाह रहा है कि जब हम बैटरी लगाते हैं 0.8 वोल्ट का, तब रजिस्टर से करंट फ्लो होता है 0.2 एम्पियर। जब बैटरी लगाते हैं 1.6 एम्पियर का, तब रजिस्टर से करंट फ्लो होता है 0.4 एम्पियर। तो यहाँ पर बताना है कि x का मान क्या होगा, यानी कि बैटरी का या फिर रजिस्टर के सिरों के बीच जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या होगा अगर करंट जो है 0.6 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो देखिए ओम का नियम क्या कहता है, ये जो रजिस्टर है ये ओम के नियम का पालन करता है। तो ओम का नियम ये कहता है कि V बट्टे में I बराबर हमारा R होता है, और ये R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, जो कि यहाँ पर कांस्टेंट होता है ओम के नियम में। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो केस है हमारे पास 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2, ये बराबर होगा 1.6 बाई 0.4 बराबर x बाई 0.6। इसी तरीके से ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर हम इसका रेशियो लें, इसका रेशियो लें, ये आपस में बराबर होंगे, इसका रेशियो लें, ये बराबर होंगे। सब क्या है, रेशियो है ना V बट्टे में I का, और ये तो कांस्टेंट है, यानी कि हर केस में क्या है कि हमें समान ही वैल्यू मिलने वाला है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये रेशियो क्या है, अपने आप में कांस्टेंट है, और ये रेशियो अपने आप में क्या है, प्रतिरोध है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं 4.8 डिवाइडेड बाई y। तो हमें यहाँ पर x और y का मान चाहिए। तो आप क्या करो, पहले इन दोनों को इक्वेट कर दो। 1.6 आप चाहो तो इसको और इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर x डिवाइडेड बाई 0.6। ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 अट्ठे में 16, तो ये x हो जाएगा हमारा 8 गुने में 0.6, 2.4 ये हमारा वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, हमें y भी चाहिए यहाँ पर, तो y के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको और इसको कंपेयर कर सकते हो, 1.6 इक्वेट कर सकते हो दोनों को, 4.8 डिवाइडेड बाई y। तो 16 तिहाई में 48 हो जाएगा, और ये y हो जाएगा हमारा 3 गुने में 0.4, 4 तिहाई 12। तो D हमारा आंसर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में जितने भी आप सवाल करने वाले हो 25 के 25, ये सब एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं। हाल ही में पूछे गए ये सारे के सारे सवाल हैं। एक चालक तार का प्रतिरोध 15 ओम है। यदि उसी पदार्थ और समान लंबाई का लेकिन पहले वाले के 1/3 त्रिज्या का एक और तार लाया जाता है तो दूसरा तार का प्रतिरोध डैश होगा। तो R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। हमसे बोल रखा है कि एक और हम तार लाते हैं पदार्थ और समान लंबाई के, यानी कि ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन पहले वाले के 1/3 त्रिज्या का। तो आप जानते हो कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है, और A बराबर क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है। सोचो आप अगर रेडियस को, अगर त्रिज्या को आप 1/3 कर दोगे, तो क्या ये जो एरिया है पहले का 1/9 नहीं हो जाएगा? और अगर ये एरिया 1/9 हो जाएगा तो क्या ये प्रतिरोध पहले का 9 गुना नहीं हो जाएगा? उल्टा संबंध है ना, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो पहले का 9 गुना, तो पहले 15 ओम था तो आप 15 में 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 135 ओम।
अदरवाइज आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है, अगर रेडियस है तो आप ये रिलेशन लगाएंगे, अगर स्ट्रेचिंग का केस ना हो तो R1/R2 इज इक्वल टू R2/R1 का स्क्वायर हो जाएगा। सारा मान डालो यहाँ पर, R1 का मान डालो, R2 का मान डालो, R1 का मान डालो, R2 निकालो, 135 ओम आंसर आएगा। इस सवाल को बनाने के लिए पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, देखते ही खत्म। त्रिज्या को 1/3 किया गया है, यानी कि एरिया हमारा 1/9 हो गया। एरिया के साथ उल्टा संबंध है प्रतिरोध का, अगर ये 1/9 हुआ तो प्रतिरोध पहले का 9 गुना हो जाएगा, तो 15 में 135, सीधा 135 आपको आंसर करना था यहाँ पर। 2.5 मिली एम्पियर की एक धारा 2 ओम वाले किसी चालक से होकर प्रवाहित होती है, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो V इज इक्वल टू I इंटू में R होता है। I का मान देखो यहाँ पर कितना है, 2.5 मिली एम्पियर है, और प्रतिरोध हमारे पास 2 ओम है। देखो आंसर हमें वोल्ट में भी है दिया हुआ है और मिली वोल्ट में भी है, तो हम लोग मिली वोल्ट में निकालते हैं। अगर मान लो मैच कर गया तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, मिली वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे 10 पे पावर -3 से गुना करके। तो ये 25 दूनी में 50, तो ये 50 हो जाएगा, यानी कि 5.0। अब ये एम्पियर और ये ओम मिल करके तो वोल्ट हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर मिली है तो मिली वोल्ट हो जाएगा। तो 5 मिली वोल्ट जो कि आंसर में दिया हुआ है। मान लीजिए हमें वोल्ट में कन्वर्ट करना होता इसको मिली वोल्ट से, तो हम क्या करते हैं, इसी 5 में हम 10 पे पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाकर के हमारा ये वोल्ट में आंसर आता है। 2 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट में ज्ञात कीजिए। फिर से वही सवाल है, बस डेटा चेंज है यहाँ पर। V इज इक्वल टू I इंटू में R। I हमारे पास 5 है, R हमारे पास 2 है, तो 10 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति डैश होगी। तो किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा के लिए जो ग्राफ है, ये हम लोग बात कर चुके हैं ओम के नियम में। ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है। वाई एक्सिस पर वोल्ट है, यहाँ पर करंट है, तो ये जो हमें थीटा मिलता है tan थीटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, और ये हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस। जबकि IV ग्राफ में ये tan थीटा, ये स्लोप क्या होता है, कंडक्टेंस। तो रैखिक हमारा आंसर हो जाएगा। जब किसी तांबे के तार में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसके सिरों पर विभवांतर 2 वोल्ट है, तार का प्रतिरोध डैश है। तो इस बार हमसे प्रतिरोध पूछा है, तो R इज इक्वल टू V/I हो जाएगा। V का मान कितना है, 2 है, I का मान 0.4 है, ये 0.4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20/4 हो जाएगा, यानी कि 5 ओम। 5 ओम हमारा आंसर। किसी चालक को 2 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V1 है। 4 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 हो जाता है, अनुपात V1/V2 होगा। यह रेलवे ग्रुप D 2022 का पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए, केवल सवाल को यहाँ पर घुमाया गया है। बोला है कि एक चालक है, जब हम इसको कनेक्ट करते हैं 2 वोल्ट की बैटरी से, तो इनके सिरों के बीच विभवांतर V1 होता है। इनके सिरों के बीच विभवांतर ये होता है, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, या फिर आप यहाँ बोल सकते हो कि एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। बात एक ही है, बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, कुछ लगा नहीं है, केवल तार है, तो बात एक ही हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट के बीच बोल दो, या फिर इन दोनों पॉइंट के बीच बोल दो, या फिर इन दोनों पॉइंट के बीच बोल दो, बात एक ही है। इसी कंडक्टर को जब 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, तब विभवांतर V2 हो जाता है इनके सिरों के बीच। तो V1/V2 क्या होगा, देखिए कितना आसान सवाल है। एक कंडक्टर मात्र यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो 2 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर जो विभवांतर इस बैटरी के सिरों के बीच में है, वही विभवांतर इसका हो जाएगा। अकेला है ये, सारा विभवांतर इसके पास चला जाएगा। 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तब इनके सिरों के बीच 4 वोल्ट हो जाएगा। तो 2/4 यानी कि 1/2, खत्म। अकेला है ना, अगर मान लीजिए इसके साथ में हम एक दूसरा भी लगा देते हैं, तब वहां पर आंसर अलग आ जाता, तब ये 2 वोल्ट बट जाता दोनों में। लेकिन ये अकेला लगा हुआ है, तो अकेला अगर रजिस्टर्ड है या फिर कोई चालक है, कुछ भी लगा हुआ है, तो बैटरी के सिरों के बीच जो विभवांतर है, या फिर बोल दो बैटरी जितने वोल्ट का है उतना ही वोल्ट जो है इनके सिरों के बीच विभवांतर हो जाएगा। ये कंडक्टर दिया हुआ है, मान लो हम यहाँ पर एक रजिस्टर लगा लेते हैं, ऐसे एक रजिस्टर लगा लेते हैं, बोलता हूँ मैं ये 2 वोल्ट है, तो बताओ इनके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, 2 वोल्ट। अकेला है, जितना यहाँ उतना यहाँ, तो केवल आपको घुमाया गया है सवाल में V1/V2 दे करके। ऐसे ही एक और सवाल पूछा गया था रेलवे ग्रुप D 2022 में। बहुत सारे सवाल जो है रिपीट किए गए हैं, सवाल का टाइप सेम ही है, बस डेटा चेंज है। इस बार देखो क्या बोला कि 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है
चालक को, मान लीजिए चालक के सिरों के बीच विभवांतर V1 है, 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 हो जाता है। V1 V2 का मान क्या होगा? V1 V2 का मान क्या होगा? जब 6 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे तो V1 हमारा 6 वोल्ट हो जाएगा, जब 9 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे तो V2 हमारा 9 वोल्ट हो जाएगा। तो ये 2 तिहाई 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, 2/3, डी हमारा आंसर हो जाएगा। यदि समान लंबाई और मोटाई वाले टंगस्टन, मैग्नीन और कठोर रबर के तारों पर समान विभवांतर आरोपित किया जाता है तो देखिए R = ρL/A होता है। बोल रखा है टंगस्टन, मैग्नीन और कठोर रबर तीनों का हमने जो तार लिया है सबकी लंबाई सेम है, सबकी मोटाई भी सेम है, यानी R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ρ है। जिसकी प्रतिरोधकता जितनी कम उससे करंट उतना ही ज़्यादा जाएगा। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि धातु की जो प्रतिरोधकता है वो कम होती है, उससे ज़्यादा होती है मिश्र धातु की, और सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा होती है जो होते हैं आपके कुचालक, जो होते हैं इंसुलेटर। तो कठोर रबर क्या है? इंसुलेटर है। तो टंगस्टन की जो प्रतिरोधकता है या फिर जो प्रतिरोध है वो सबसे कम है, तो अधिकतम धारा प्रवाहित टंगस्टन से होगी, उससे ज़्यादा होगी, माफ़ करिएगा, उससे कम होगी मैग्नीन से, और कठोर रबर से लगभग नहीं होगी। यदि धारा को 2 गुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध के बारे में बताना है। तो R = V/I होता है। अब बोल रखा है कि धारा को 2 गुना, ये धारा जो है इसको 2 गुना कर दो, 2 × में I कर दो, विभवांतर को आधा कर दो यानी कि V/2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 गुने में V/I, और ये जो V/I है ये क्या है? R है, तो ये हो जाएगा 1/4 गुने में R। तो जो प्रतिरोध है ये 1/4 हो जाएगा, जो प्रतिरोध है 1/4 हो जाएगा। ये जो हमारा R2 है इसको हमने R2 बोल दिया, ये पहले का 1/4 हो जाएगा। समान प्रतिरोध वाले 2 तारों की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफलों का अनुपात ये है 1:9, साथ ही उनके लंबाइयों का अनुपात ये है। उनकी प्रतिरोधकताओं का अनुपात क्या होगा? R = ρL/A है। समान प्रतिरोध वाले 2 तारों की अनुप्रस्थ काट, अच्छा प्रतिरोध समान है, हमसे रो का रेशियो पूछा है, तो यहाँ पर हम रो बराबर लिख लेते हैं RA/L। अब सवाल में आपसे ये बोल रखा है कि ये जो R है ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है। 2 तारों के लिए जो R है ये सेम ही है, प्रतिरोध सेम ही है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो रो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है A/L के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ρ1/ρ2, A1/A2 इंटू में L2/L1। सवाल में आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो A1/A2 है वो 1/9 है, और जो L1/L2 है वो 3/2 है। तो यहाँ पर सारा मान डाल दो, A1/A2 का मान 1/9 हो जाएगा, इंटू में L1/L2 का मान 3/2 है। यहाँ पर L2/L1 का मान डालना है तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है, तो 2/27 हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। और प्रतिरोध यहाँ पर क्या था? समान था, यानी प्रतिरोध का रेशियो अगर हमसे पूछ देता तो 1 होता, क्योंकि दोनों तो समान ही है। L लंबाई, R त्रिज्या और रो प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध होगा, तो R = ρL/A हो जाएगा। जो हमारा L होता है वो πr² होता है, क्योंकि तार जो है बेलनाकार होता है, πr², तो ρL/πr²। समान मोटाई एवं क्रमशः L और 4L लंबाई वाले 2 तारों A और B पर विचार कीजिए। भाई 2 तार हैं, A है और B है, चलिए इस पर विचार करते हैं। बोल रखा है इसका लंबाई L है तो इसका 4L है। यदि A और B के प्रतिरोध क्रमशः ये है, यानी इसका प्रतिरोध 0.5 ओम है तो इसका 2 ओम है, तो A की प्रतिरोधकता और B की प्रतिरोधकता का अनुपात कितना होगा? तो फिर से वही सवाल है, R = अच्छा समान मोटाई समान है ना, मोटाई समान है मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है समान है, तो R = ρL/A है। यहाँ से हम लोगों ने लिखा ρ = RA/L। अब ये तो दोनों में सेम ही है तो इसका तो चक्कर ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लो ρ1/ρ2, मान लो ये ρ1 है और यहाँ पर ये ρ2 है, R1/R2 इंटू में ये L2/L1 हो जाएगा।
अब R1/R2 कितना हो जाएगा देख लो, ये R1 है और ये R2 है, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 × में ये L2 है 4L और ये L1 है, तो ये 4/1, तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी में 4, 5 दूनी में 10, 1, बी हमारा आंसर। ρ1/√2 का रेशियो 1। समान लंबाई और समान मोटाई वाले 3 तारों ABC के प्रतिरोध क्रमशः ये है, उनकी प्रतिरोधकताएं डैश होंगी। देखिए A है, B है, C है, वैसे बनाने की भी जरूरत नहीं है, देखते ही आंसर यहाँ पर टिक मार सकते हो, फिर भी आपको मैं सही से समझा रहा हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। लंबाई तीनों तार का समान है, मान लो L है, L है, L है, मोटाई भी तीनों का समान है, A है, A है, A है। प्रतिरोध अलग है, एक का 1 ओम है, दूसरे का 0.5 ओम है और तीसरे का 0.25 ओम है। जो प्रतिरोधकताएं हैं, मान लो ρ1 है, ρ2 है, ρ3 है, इसी का अनुपात पूछा है। तो आप यहाँ पर ये देखो R = ρL/A होता है। भाई लेंथ तो सबके लिए समान है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबके लिए समान है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ρ है। जो अनुपात R का होगा वही अनुपात ρ का होगा, यानी ρ1, ρ2, ρ3 का जो रेशियो होगा वही होगा जो इन तीनों प्रतिरोधों का होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1:0.5:0.25, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 5 चौके 20, 25 चौके 100, 4:2:1, ए हमारा आंसर। तो जब लंबाई समान कर दिया, मोटाई समान कर दिया, तो भाई जो रेशियो प्रतिरोधों का होगा वही रेशियो प्रतिरोधकताओं का होगा। फिर से देख लो, वैसा ही सवाल है। समान लंबाई और समान मोटाई वाले 3 तारों ABC, प्रतिरोध ये है, रेशियो बताना है रो का। तो ये भी ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है, रेलवे ग्रुप डी 2022। सवाल जो है बहुत सारे हैं जो रिपीटेड है, बस डेटा चेंज है, टाइप सेम है। तो क्या करेंगे हम लोग, तीनों का रेशियो चाहिए, रो ए, रो बी, रो सी। क्या करेंगे यहाँ पर RA, RB, RC का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर 0.2 है और इसका 1 है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 हो जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 5:2:10, सी हमारा आंसर। क्यों लिखा मैंने ये, R = ρL/A। लेंथ सेम है, एरिया सेम है, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो रो का रेशियो वही R का रेशियो, या फिर बोल सकते हो जो R का रेशियो वही रो का रेशियो। अगर लेंथ और एरिया एक समान नहीं होता तब रो का जो रेशियो है वो लेंथ और एरिया के रेशियो पर भी डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों तो सबका सेम ही है। लेंथ का रेशियो सारे में 1:1:1 आ जाएगा, एरिया का सारे में 1:1:1 आ जाएगा, बचेगा यहाँ पर प्रतिरोध। इसका रेशियो चेंज होगा तो रो का रेशियो चेंज हो जाएगा। समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच के 4 तार हैं। इन तारों में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। देखिए R = ρL/A होता है, वो रखा है समान लंबाई और व्यास, यानी लेंथ भी हमारा सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गए सबके लिए, तांबे के लिए, चांदी के लिए, नाइक्रोम के लिए, कांच के लिए, सबके लिए सेम है। भाई समान लंबाई के सारे तार हैं, समान मोटाई के हैं, तो जो R है ये तो सीधा डिपेंड कर रहा है ना प्रतिरोध पे, रेजिस्टिविटी पे, प्रतिरोधकता पर। तो जिसकी प्रतिरोधकता मैक्सिमम उसका प्रतिरोध भी मैक्सिमम। तो आप जानते हो कि चांदी तो सबसे बढ़िया चालक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर तांबा आता है, उसके बाद नाइक्रोम मिश्र धातु है, कांच जो है कुचालक है। तो इन तारों में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा, कांच का होगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। और सबसे कम किसका होगा, चांदी का होगा। यहाँ पर रो मिनिमम जो है ये सिल्वर का हो जाएगा और जो रो मैक्सिमम है ये किसका हो जाएगा, ग्लास का हो जाएगा, ग्लास वायर का, सिल्वर वायर का मिनिमम। यदि किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान बढ़ाकर पहले का 3 गुना कर दिया जाता है तो चालक का प्रतिरोध, देखिए I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। मैंने आपको इसमें कहा था कि अगर हम प्रतिरोध को चेंज करेंगे तो विद्युत धारा का जो मान है ये चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर हम विद्युत धारा के मान को चेंज करेंगे तो R का मान चेंज नहीं होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो बोला है कि धारा का मान बढ़ाकर पहले का 3 गुना कर दिया जाता है। तो चालक का प्रतिरोध चेंज नहीं होगा, क्योंकि V बटे में I बराबर क्या होता है, R होता है, जो कि कांस्टेंट होता है। धारा का मान जो है I से 3I हो चुका है, ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि V का मान जो है बढ़ करके 3V हो गया होगा। वोल्टेज को 3 गुना किया होगा, विभवांतर को 3 गुना कर दिया गया होगा, तभी जाकर के जो धारा का मान है वो 3 गुना यहाँ पर हो गया है। तो पहले भी रेशियो V बट्टे में I था जो कि R के बराबर था, और अभी भी हम 3V बट्टे में 3I करें तो ये भी हमारा निकल करके V बट्टे में I ही आएगा, यानी रेशियो हमारा अभी भी R ही है। तो R के मान में कोई चेंज नहीं आएगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को बिना परिवर्तित किए प्रवाही धारा का मान बढ़ाकर पहले का 3 गुना कर दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध। अब देखो इसमें क्या हुआ है, R इज इक्वल टू V बट्टे में I। इसमें हमसे बोल दिया है कि भाई V जो है हमारा ये क्या है कि फिक्स है, V हमारा फिक्स है। अब बताओ धारा का मान बढ़ा करके हम 3 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा। इससे पहले वाले सवाल में तो हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि धारा का जो मान है ये 3V हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो V का मान है ये 3V हुआ होगा, क्योंकि ओम का नियम कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का मान 3 गुना हुआ, इसका मतलब V का मान 3 गुना पहले हुआ होगा, तब जाकर के I का मान 3 गुना हुआ होगा। तो अब तब हमने रेशियो निकाला तो निकल करके हमारा R ही आया, कांस्टेंट आया। हमने बोला प्रतिरोध जो है चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है कि ये फिक्स है, V का मान हमने चेंज ही नहीं किया है और धारा का मान जो है हमने 3 गुना बढ़ा दिया है। तो इसका मतलब है कि प्रतिरोध जो है यहाँ पर कम हो जाएगा। देखो प्रतिरोध कम करेंगे तभी तो धारा का मान बढ़ेगा ना। अगर हम V को फिक्स कर दे तो, और प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो धारा का मान कम हो जाएगा। तो इसको अगर हमने 3 गुना कर दिया तो ये पहले का 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये पहले का 1/3 हो जाएगा। आपने जो पढ़ा था रियोस्टैट, इसी को हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं, जिसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ये क्या करता है, यही काम तो करता है। V फिक्स रहता है लेकिन करंट का मान जो है चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये परिवर्ती प्रतिरोध है, प्रतिरोध में परिवर्तन करवा करके करंट को चेंज करता रहता है। जब त्वचा शुष्क होती है तब मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है। जब त्वचा शुष्क होती है तब मानव शरीर का जो प्रतिरोध है वो लगभग 10⁴ ओम होता है। 10⁴ ओम मतलब इतना ओम, 10,000 ओम। इसी को हम ये भी बोल सकते हैं 10 किलो ओम, 10 किलो ओम। और वहीं हमारी त्वचा अगर गीली होती है तब प्रतिरोध ये होता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसको हम बोल सकते हैं 1.5 किलो ओम। 2 मिली ओम प्रतिरोध वाले चालक की चालकता क्या होगी। देखो हमें प्रतिरोध दिया गया है 2 मिली ओम। 2 मिली ओम यानी कि 2 गुने 10⁻³ ओम। चालकता यहाँ पर पूछा गया है, तो चालकता बराबर 1 में प्रतिरोध होता है। ठीक, इसका व्युत्क्रम हम कर देंगे 2 गुने 10⁻³ तो ये बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 1000 बटे में 2, 2 पंचे 10 यानी कि 500। ये हो जाएगा हमारा ओम इनवर्स। अगर आपको याद हो तो ओम इनवर्स को ही हम लोग महो बोलते हैं और इसी को हम लोग साइमन भी बोलते हैं। तो 500 साइमन। निम्न में से किसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है। चालकता, कंडक्टेंस, सबसे ज़्यादा जो कंडक्टेंस होगा वो तो कंडक्टर का होगा, चालक का होगा सबसे ज़्यादा, और सबसे कम किसका होगा, कुचालक का होगा, यानी कि इंसुलेटर का होगा। और इसके बीच में सेमीकंडक्टर आता है। तो सेमीकंडक्टर की जो चालकता है वो चालक और कुचालक के बीच में होती है। तो देख लो, तांबा जो है चालक है, धातु है। नाइक्रोम जो है मिश्र धातु है, तो इसको भी हम चालक बोलेंगे। जो लोहा है ये भी चालक है। सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर है। सी हमारा आंसर। मिश्र धातु जैसे नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। इसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि जो धातुएं होती है इसकी जो प्रतिरोधकता होती है उसकी कोटि होती है 10⁻⁸ की। जो ये आपके अलॉयज होते हैं, मिश्र धातुएं होती हैं, उसके लिए मैंने आपसे कहा था 10⁻⁶ ओम मीटर। और जो आपके ये इंसुलेटर्स होते हैं, विद्युतरोधी होते हैं या कुछ चालक होते हैं, उनके लिए मैंने आपसे कहा था रेंज 10⁻12 से लेकर के 10⁻17 ओम मीटर। तो ये कहना कि इन सब की
नाइक्रोम, कांस्टेंट एंड मैंगनीन, क्योंकि ये सारे तो मिश्र धातु हैं। तो इनके बारे में ये कहना कि जो प्रतिरोधकता है उच्च होती है, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इंसुलेटर की प्रतिरोधकता जो है वो सबसे अधिक होती है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। ये हमारा सही है, निम्न होती है। इनका प्रतिरोध तापमान से लगभग अप्रभावित रहता है। ये याद रखिएगा, जो आपके मेटल्स होते हैं इनके केस में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। जो आपके अलॉयज होते हैं, अलॉयज यानी कि ये मिश्र धातु, नाइक्रोम, कांस्टेंट एंड मैंगनीन, इन सब के केस में क्या होगा, इनका जो रेजिस्टेंस होगा लगभग अनअफेक्टेड रहता है टेम्परेचर के साथ, यानी रेजिस्टेंस नियरली कांस्टेंट विथ टेम्परेचर। इनके केस में भी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों चालक ही कहलाते हैं। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, ये दोनों ही आपके चालक ही कहलाते हैं, कंडक्टर्स ही कहलाते हैं। लेकिन एक प्योर मेटल है तो दूसरा मिक्सचर ऑफ मेटल्स हैं। ये दोनों ही कंडक्टर्स ही है, तो कंडक्टर के केस में हमने क्या पढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस तेजी के साथ बढ़ेगा। लेकिन ये जो अलॉयज होते हैं, नाइक्रोम, कांस्टेंट एंड मैंगनीन, इन सब का टेम्परेचर बढ़ाने पर भी प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन बहुत कम, इतना कम कि हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस नियरली कांस्टेंट होता है विद टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाओगे घटाओगे तो प्रतिरोध में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनका प्रतिरोध तापमान से लगभग अप्रभावित रहता है, सही है। उच्च तापमान पर भी इनका उपचयन नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो ये भी सही है। इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, रूम हीटर, वाटर गीजर, इलेक्ट्रिक केतली, हेयर ड्रायर आदि में हीटिंग एलिमेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? हीटिंग एलिमेंट के रूप में उपयोग किया जाता है नाइक्रोम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ धातुओं और मिश्र धातुओं के तापमान को बहुत कम करने पर उसका प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? देखिए, कंडक्टर्स के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंडक्टर्स के अंदर जो है ये धातु और मिश्र धातु दोनों आते हैं। इस वाले सवाल में मैंने आपसे कहा कि जो ये सारी मिश्र धातुएं हैं, नाइक्रोम, कांस्टेंट एंड मैंगनीन, इन सब का जो प्रतिरोध है वो टेम्परेचर के साथ नियरली कांस्टेंट होता है। हर मिश्र धातु के साथ ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, इनके बारे में स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। तो कंडक्टर्स के केस में आपने ये पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस कम होता है, ये आपने पढ़ा है। तो मान लो कि हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इतना कम करेंगे, इतना कम करेंगे, इतना कम करेंगे कि जो प्रतिरोध है वो लगभग 0 हो जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा, लगभग 0 हो जाएगा। ऐसे केस में ये जो कंडक्टर है हम इसे बोलते हैं सुपर कंडक्टर। हम इसे क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। ये है चालक और ये क्या है, अति चालक। देखो, चालक था तब इसके पास प्रतिरोध था, हमने इसका तापमान कम किया, तापमान कम करते गए। चालक के केस में तापमान कम करेंगे तो प्रतिरोध भी कम होगा। हमने इतना कम कर दिया कि प्रतिरोध लगभग 0 हो गया। मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त एक कंडक्टर हो गया। करंट के फ्लो में बिल्कुल भी अब कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि प्रतिरोध रुकावट ही तो था। अब प्रतिरोध को हमने 0 कर दिया, रुकावट ही नहीं है। मतलब अब ये कंडक्टर नहीं बल्कि सुपर कंडक्टर है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसी को हम लोग अति चालकता बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। कि कंडक्टर का टेम्परेचर हम लोगों ने कम करके रेजिस्टेंस उसका लगभग 0 कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम लोग सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं, क्योंकि कंडक्टर कन्वर्ट हो चुका है सुपर कंडक्टर में। तो कुछ धातु और मिश्र धातु होती है जिनके साथ हम ऐसा कर सकते हैं, हर धातु और मिश्र धातु के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ये जो टेम्परेचर होगा, ठीक है ना, ये जो टेम्परेचर होगा आपका, ये जो टेम्परेचर होगा, ये जो मिनिमम टेम्परेचर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक तापमान। जिस न्यूनतम ताप पर एक चालक अति चालक में बदल जाए, उस न्यूनतम ताप को हम लोग बोलते हैं क्रांतिक ताप। निम्न में कौन तापमान के प्रति संवेदनशील प्रतिरोधक है? तो ये हमारा थर्मिस्टर। देखो, थर्मिस्टर जो है अपने आप में एक रेजिस्टर है। थर्मिस्टर अपने आप में एक रेजिस्टर है, लेकिन ये टेम्परेचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तापमान के प्रति काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है। जरा सा तापमान में परिवर्तन होगा रेजिस्टेंस में, रजिस्टर है तो इसके पास रेजिस्टेंस होना, जरा सा तापमान में परिवर्तन होगा तो इसके रेजिस्टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का रजिस्टर है या डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है
टेम्परेचर चेंज के हिसाब से रेजिस्टेंस चेंज को देखने के लिए। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 68 समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।